Hello everyone, this is Tanya Kandil and you are watching Law with Tanya। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 26 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 से ऑनवर्ड्स। यहाँ तक हमने डिस्कस किया सेक्शन 25 तक। आज की इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जनरल प्रोविजंस ऐसी कौन सी हैं जो तमाम आर्बिट्रेशन को अप्लाई होती हैं। सेक्शन 26 सेज एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर। अब ये जो चैप्टर है चैप्टर 5 जिसके अंदर जनरल क्लॉजेस हैं सारी, ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होंगी। तो सेक्शन 26 हमें बताता है कि जब तक कि किसी जगह पर एक्सप्रेसली बार्ड ना हो, मना ना किया जाए, तब तक जितनी भी प्रोविजंस इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं वो तमाम तरह की आर्बिट्रेशन के ऊपर अप्लाई होंगी, चाहे वो कोर्ट से आए या फिर चाहे वो इनिशिएट ही आर्बिट्रेशन से हो। 26 के अंदर 26A को ऐड किया गया जो ये बताता है कि अवार्ड टू सेट आउट रीजंस, यानी जो फ़ैसला आर्बिट्रेटर देगा जिसे हम अवार्ड कहते हैं, उसके अंदर हर हाल में जो है वो रीजंस यानी वजूहात मौजूद होनी चाहिए। ये कहता है कि आर्बिट्रेटर और एम्पायर शल स्टेट इन द अवार्ड द रीजंस फॉर द अवार्ड इन सफिशिएंट डिटेल्स। ठीक है, यानी जो आर्बिट्रेटर या जो एम्पायर है जिसके पास आपने केस को रेफ़र कर दिया, अब जब वो एक फ़ैसला देगा उस फ़ैसले के अंदर मुकम्मल तफसील के साथ वो वजूहात भी लिखेगा जिसकी बिना पर वो उस फ़ैसले तक पहुंचा। अब वो लिखने की रीज़न ये है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है वहाँ पर जो कि ख़ुद वो एड्रेस नहीं कर पा रहा, आर्बिट्रेटर या एम्पायर ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई चीज़ ऐसी है कि जो उनको वापस भेजनी पड़ रही है कोर्ट के पास कि कोर्ट उसको डिसाइड करे, तो कोर्ट के पास इतनी नॉलेज भी होनी चाहिए उस डिसीजन को लेकर कि कोर्ट अंडरस्टैंड कर सके और उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड कर सके। सो बेसिकली यहाँ पर सारी प्रोविजंस इस चैप्टर के अंदर जो मौजूद हैं वो आर्बिट्रेशंस को अप्लाई होंगी, और अगर एक अवार्ड होगा तो उसके अंदर रीजंस डिटेल के अंदर मौजूद होने चाहिए ताकि कोर्ट को ये समझ आ सके कि जो सवाल या फिर जो इशू वहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ आर्बिट्रेटर से, वो कोर्ट ने किस तरह से करना है। क्लॉज 2 इसी को आगे लेकर चलता है और वो ये बताता है कि जब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोर्ट को जब एक अवार्ड भेजा गया तो उसके अंदर आर्बिट्रेटर या एम्पायर ने तफसील के साथ वजूहात नहीं लिखती उस फैसले तक आने की, ऐसी सिचुएशन के अंदर कोर्ट क्या करेगी कि वापस आर्बिट्रेटर या एम्पायर को वो भेज देगी अवार्ड कि अब आप ऐसा करें कि इसको रिमिट करके लाएं, यानी इसके अंदर चेंजेस करें, जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, जो तफसील लिखनी है आप वो तफसील से लिखें कि आपने ये फ़ैसला क्यों दिया, किन वजूहात की बिना पर दिया। अब जो टाइम है वो यहाँ पर कोर्ट फिक्स करेगी उस फैसले के अंदर कि जिस टाइम के अंदर अंदर आर्बिट्रेटर या एम्पायर ने दोबारा कोर्ट के पास लाना है। रिमिट करना होता है बेसिकली सेंड बैक टू द आर्बिट्रेटर, यानी आर्बिट्रेटर या एम्पायर के पास उसी के किए गए फैसले को वापस भेजना, और टाइम फ्रेम जो है यहाँ पर कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितने टाइम के अंदर आर्बिट्रेटर ने उसको ठीक करके वापस कोर्ट में जमा करवाना है, और ये टाइम फर्दर एक्सटेंड भी कर सकती है कोर्ट। क्लॉज 3 में हम ये देखते हैं कि अगर सिचुएशन ऐसे हो जाए कि आर्बिट्रेटर या एम्पायर उस वक्त के अंदर अंदर उस फैसले को रिमिट करके कोर्ट के पास जमा ना करवा सकें, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो फ़ैसला है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, यानी उस अवार्ड की कोई कानूनी हैसियत बाकी नहीं रहेगी। तो ये 26 सेक्शन हमें ये बताता है कि अवार्ड के अंदर तफसीलात मौजूद होनी चाहिए, और अगर नहीं होंगी तो कोर्ट वापस भेज देगी, आर्बिट्रेटर और एम्पायर उनको ठीक करके कोर्ट के पास जमा करवाएं, और अगर ऐसा नहीं कर पाते एक वक्त के अंदर अंदर तो उस फैसले की कानूनी हैसियत बाकी नहीं रहेगी और वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। सेक्शन 26 ये कहता है कि पावर ऑफ आर्बिट्रेटर टू मेक एन इंटरिम अवार्ड। इंटरिम कहने का मतलब ये कि जो हतमी ना हो, ठीक है, टेम्पररी फैसला।
तो आर्बिट्रेटर या एम्पायर के पास ये राइट है कि वो एक हतमी फ़ैसले से पहले पहले कोई इंटरिम अवार्ड भी इशू कर सकता है। इसके ऊपर ओवर राइडिंग इफ़ेक्ट सिर्फ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का है कि अगर एग्रीमेंट के अंदर लिखा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता तो ठीक है, अदरवाइज़ ये राइट जो है वो आर्बिट्रेटर या एम्पायर के पास मौजूद है कि वो एक इंटरिम अवार्ड इशू कर सकते हैं अगर उनको ज़रूरत महसूस हो तो। क्लॉज 1 ये बताता है कि आर्बिट्रेटर या एम्पायर के पास ये राइट है कि वो एक इंटरिम यानी एक गैर हतमी जो है वो नतीजा ला सकते हैं और फ़ैसला दे सकते हैं किसी भी इशू को जो कि उनके सामने रेफ़र किया गया था। और इस एक्ट के अंदर जब भी कोई रिवॉर्ड की तरफ जो है वो हम रेफरेंस देंगे तो उससे मुराद होगा एक इंटरिम अवार्ड जो कि फ़ाइनल नहीं है, यानी वो कोर्ट के पास जाएगा और फाइनलाइज होगा, उससे पहले पहले अवार्ड को हम इंटरिम अवार्ड डिक्लेयर करेंगे। यानी जब भी इसके अंदर एक्ट के अंदर हम किसी अवार्ड की बात करेंगे तो उससे मुराद होगा कि यहाँ सेक्शन 27 के नीचे क्लॉज 1 के नीचे जो इंटरिम अवार्ड दिया जाता है सो हम उस अवार्ड की बात कर रहे हैं। और जब ये अवार्ड कोर्ट के पास जाएगा तो ये वहाँ पर फाइनलाइज हो जाएगा, इस इंटरिम अवार्ड को हम फाइनल अवार्ड में कन्वर्ट कर देगी कोर्ट। Section 28 of Arbitration Act says, power of court only to extend or enlarge time for making award। यानी जो फ़ैसला आर्बिट्रेटर या एम्पायर ने देना होता है तो इसकी क्लॉज 1 में हमें ये बताया गया कि चाहे वो फ़ैसला दिया जा चुका है या नहीं दिया जा चुका, या फिर उस फ़ैसले को देने के लिए जो मुकर्रर करदा वक्त था वो गुज़र चुका है या नहीं गुज़र चुका, दोनों सूरतों में कोर्ट के पास ये राइट है कि वो किसी भी टाइम अपना एक ऑर्डर पास करे और उस अवार्ड को देने का जो वक्त है उसको एक्सटेंड कर दे। अब यहाँ पर दोनों कंडीशंस अप्लाई होंगी कि वेदर द टाइम फॉर मेकिंग एन अवार्ड हैज़ बीन एक्सपायर्ड और नॉट, यानी अगर कोई वक्त कोर्ट ने मुकर्रर किया था, आर्बिट्रेटर एम्पायर को डायरेक्शंस दी थी कि आप इतने वक्त के अंदर अंदर अवार्ड रिमिट करके लाएं या फ़ैसला दें, तो ये मैटर नहीं करता कि वो वक्त कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका। सेकेंडली वेदर द अवार्ड हैज़ बीन मेड और नॉट, कि चाहे फ़ैसला दिया जा चुका है या नहीं दिया जा चुका, ऐसी दोनों सूरतों में उसके अवार्ड देने का वक्त जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि ऑलरेडी पार्टीज़ ने जो है वो अपने एग्रीमेंट के अंदर ये मेंशन कर दिया है कि वो अपना टाइम आर्बिट्रेटर या एम्पायर उनका एक्सटेंड कर सकता है, तो ऐसी कोई भी प्रोविज़न अगर ऑलरेडी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर मौजूद है तो वो नल एंड वॉइड है और उसकी कोई हैसियत नहीं है। सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है कि जिस सूरत में उस क्लॉज की वैल्यू होगी और वो नल एंड वॉइड नहीं होगी। तो बेसिकली वो कंडीशन कौन सी है कि जब पार्टीज़ की दोनों की कॉन्सेंट मौजूद हो, तो ये एक्सेप्शन है कि जब दोनों पार्टीज़ इस चीज़ को एग्री करें कि वो एक्सटेंड करना चाहती हैं टाइम को और आर्बिट्रेटर के पास ये राइट है, तो तब ये इस सूरत में पॉसिबल है कि आर्बिट्रेटर एक्सटेंड कर सकता है उस वक्त को। अदरवाइज सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ टाइम का जो राइट है वो कोर्ट के पास मौजूद है। हमने देखा कि ये कोर्ट की पावर है कि वो टाइम को इनलार्ज कर सकती है, यानी अगर अवार्ड का आ चुका है या नहीं आ चुका, या फिर जो वक्त दिया गया था वो मुकर्रर करदा वक्त गुजर चुका है या नहीं गुजर चुका, ऐसी दोनों सूरतों में कोर्ट के पास ये राइट है कि वो डायरेक्शंस दे और उस वक्त को मज़ीद बढ़ा दे।
आर्बिट्रेटर और एम्पायर ऐसा ख़ुद से नहीं कर सकते, लेकिन अगर पार्टीज़ की एग्रीमेंट मौजूद हो और वो राज़ी हों तो ऐसी सूरत में ऐसी कोई भी क्लॉज अगर आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर मौजूद है तो वो ठीक है, और फिर आर्बिट्रेटर या एम्पायर वक्त को बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 29 says इंटरेस्ट ऑन अवार्ड। अब ऐसी कोई भी सिचुएशन कि जब एक आर्बिट्रेटर या एम्पायर के पास एक केस गया और उसने उस पर फैसला दिया, वो फैसला जो था वो किसी भी पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड था कि कितनी रकम की अदायगी होगी किस पार्टी की तरफ से। ऐसी सिचुएशन के अंदर अब जब कोर्ट के पास ये चला गया अवार्ड और कोर्ट ने भी उसको अप्रूव कर दिया, तो कोर्ट अपने ऑर्डर के थ्रू उसमें लिख सकती है कि अब जितना टाइम गुजरा है अवार्ड के बाद से एक डिग्री आने तक, जो कोर्ट की डिग्री आई उस तक जो भी टाइम गुजरा उस टाइम पीरियड पर कितना मज़ीद इंटरेस्ट जो कि अवार्ड में डिस्क्राइब हुआ था कि जितनी पेमेंट उन्होंने कहा था देनी है आर्बिट्रेटर या एम्पायर ने, कोर्ट उसके ऊपर इजाफी पैसे भी रख सकती है कि जो पार्टी ने अदा करने होंगे, और उसका जो रेट है वो भी कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितनी शरह जो है वो उस सूद की अदा करेगी पार्टी। सो बेसिकली कोर्ट का ये राइट है कि वो किसी भी अवार्ड के ऊपर अपने डिग्री के अंदर ऑर्डर पास करके मज़ीद इंटरेस्ट फिक्स कर सकती है पार्टी की तरफ से पे करने के लिए। यहाँ पर ऑर्डर होगा और उस ऑर्डर के अंदर कोर्ट ये मेंशन करेगी, इंटरेस्ट के अमाउंट भी कोर्ट डिस्क्राइब करेगी, और जिस डेट से वो डिग्री आएगी उस डेट से वो उसकी अमाउंट को फ़िक्स कर देगी। सो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन अवार्ड जो है वो इस सेक्शन के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। सेक्शन 30 हमें ये बताता है कि जब एक अवार्ड जो कि आर्बिट्रेटर या एम्पायर पास करता है और कोर्ट उसको सेटिसाइड करना चाहे, से ख़त्म करना चाहे, तो कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनकी बेसिस पर कोर्ट ऐसा कर सकती है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आर्बिट्रेटर या एम्पायर जो है वो मिसकंडक्ट करे, चाहे वो खुद करे या फिर उन प्रोसीडिंग्स को लेकर करे। अब मिसकंडक्ट को हम फर्दर डिफ़ाइन करते हैं, तो मिसकंडक्ट का मतलब है कि अगर एविडेंस लेना था और वो एविडेंस जो है वो नहीं प्रॉपरली लिया गया, तो इसका मतलब है कि मिसकंडक्ट किया गया है। सेकेंडली, उसकी अगर प्रोसीडिंग्स के दौरान डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड थी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे जो कि पार्टी से मंगवाने ज़रूरी थे, और अगर आर्बिट्रेटर या एम्पायर ने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की प्रॉपरली, वो नहीं देखे, उनको एग्जामिन नहीं किया, तो दिस इज़ कॉल्ड मिसकंडक्ट। या फिर नोटिस की डिलीवरी में नेग्लिजेंस की गई, किसी पार्टी को बुलाना मकसूद था और उसको टाइम पर नोटिस नहीं भेजे गए, या फिर किसी नेग्लिजेंट एक्ट के थ्रू उनको लाने से रोका गया, तो दिस इज़ नेग्लिजेंस, और ये भी मिसकंडक्ट में आता है। या फिर ऐसा प्रोसीजर फॉलो किया गया जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, यानी एक नेचुरल जस्टिस ये नहीं मानता कि इस तरीक़ाकार के थ्रू आप जो है वो उस डिसीजन तक पहुँचे, तो दैट इज़ रॉन्ग। एंड द लास्ट वन इज़ कि अगर पार्टीज़ को सुनना ज़रूरी था, डजंट हेयर पार्टीज़, और अगर आर्बिट्रेटर या एम्पायर पार्टीज़ को सुने बगैर अपना फ़ैसला देता है, तो दिस इज़ ऑल्सो मिसकंडक्ट ऑन बिहाफ ऑफ दैट आर्बिट्रेटर और एम्पायर। सो बेसिकली अगर एविडेंस प्रॉपरली नहीं लिया जाता, या फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कराए जाते, या फिर डिलीवरी जो है वो नोटिस की नहीं करवाई जाती प्रॉपरली, या जो आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करे प्रॉपरली, या फिर आपने पार्टीज़ को नहीं सुना, दिस मीन्स दैट यू हैव मिसकंडक्टेड द प्रोसीडिंग। सेकंड कंडीशन ये है कि जब आर्बिट्रेटर या एम्पायर से कोर्ट ने वो डिसीजन ले लिया और कोर्ट ने ये कह दिया कि मैं इसको फर्दर प्रोसीड करूँगा, ठीक है, कोर्ट जो है वो टेक ओवर कर लेता है उस केस को, उस मैटर को, उस रेफरेंस को। ऐसी सूरत में उसके बाद अगर आर्बिट्रेटर या एम्पायर अपना फ़ैसला जारी करता है उस इशू को लेकर, उस रेफरेंस को लेकर, तो उस फैसले को सेटिसाइड करने की पावर कोर्ट के पास मौजूद है।
और अगर ऐसा कोई डिसीजन आता है आर्बिट्रेटर या एम्पायर की तरफ से कि जिसके अंदर जितने मैटर्स को जो है वो सॉर्ट आउट करना था वो नहीं किया गया, या फिर वो फ़ैसला जो है वो इन्फोर्स करवाने के काबिल नहीं है, सारे मैटर्स भेजे गए, जो भी डिसीजन देना था वो तमाम चीज़ों को लेकर नहीं दिया गया, कुछ चीज़ें अनएड्रेस छोड़ दी गई आर्बिट्रेटर या एम्पायर की तरफ से, तो ऐसी सूरत में कोर्ट के पास ये ग्राउंड है कि वो उसको सेट असाइड कर दे और ऐसे किसी भी अवार्ड की कोई अहमियत नहीं रह जाती। तो इन 3 ग्राउंड्स की बेसिस पर कोर्ट जो है वो सेट असाइड कर सकती है, ख़त्म कर सकती है अवार्ड को। फर्स्ट, मिसकंडक्ट की बेसिस पर। सेकेंडली, कि अगर कोर्ट ने सुपरसीड कर लिया और उसके बाद आर्बिट्रेटर ने अपना फ़ैसला सुनाया, या फिर तमाम भेजे गए मैटर्स को उसने सॉर्ट आउट नहीं किया, या फिर वो फाइल नहीं हुए, कैन नॉट बी फाइल्ड। थर्ड वन इज़ कि अगर वो प्रॉपरली इन्फोर्स करने के काबिल नहीं है अवार्ड, तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो है वो उसको सेट असाइड कर सकती है। नेक्स्ट इज सेक्शन 31 एंड दैट इज़ अ वेरी सिंपल सेक्शन विच टेल्स अस अबाउट ज्यूरिसडिक्शन। इस सेक्शन में हमें क्लॉज 1 में ये बताया गया कि जो अवार्ड होगा, जब हम ये दे देगा आर्बिट्रेटर फ़ैसला सुना देगा या फिर एम्पायर अपना फ़ैसला सुना देगा, तो वो जो अवार्ड होगा वो कौन सी कोर्ट में लाकर दिया जाएगा, यानी कौन सी कोर्ट में जमा करवाया जाएगा। सो बेसिकली हम अपने मैटर को देखेंगे कि वो किस सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करता है और किस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है कि वो उस सब्जेक्ट मैटर के केस को सुन सकें। अगर आप कोई मैटर ले लेते हैं जो सिविल नेचर का है, तो दैट गोज़ टू सिविल कोर्ट, ठीक है। तो आपने उसकी नेचर को देखते हुए, उस मैटर को देखते हुए उस कोर्ट के पास जाना है कि जिसके पास उसकी ज्यूरिसडिक्शन मौजूद हो। क्लॉज 2 फर्दर इसी को एक्सटेंड करती है और वो ये बताती है कि जब भी कोई क्वेश्चन अराइज होगा वैलिडिटी को लेकर, इफ़ेक्ट को लेकर या एग्जिस्टेंस ऑफ अवार्ड को लेकर, यानी जिसके अंदर अवार्ड को इटसेल्फ चैलेंज किया जाए, कि जिसके अंदर ये चीज़ डिसाइड करनी हो और कोर्ट ने इस चीज़ के बारे में फ़ैसला देना हो, तो ये क्वेश्चन डिसाइड करने का राइट भी उसी कोर्ट के पास है जिसके पास अवार्ड जमा कराया जाएगा, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन मौजूद होगी उस मैटर को सुनने की। अब जितनी भी तमाम एप्लीकेशंस होंगी कि जो उस मैटर के दौरान जो है वो पार्टीज़ जमा करवाना चाहेंगी, तो वह तमाम एप्लीकेशंस भी उसी कोर्ट के पास, उसी फोरम पर जाएंगी कि जहाँ पर वो अवार्ड जा सकता है। सो बेसिकली जिस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है, आप ये सारे क्वेश्चंस भी उसी से डिसाइड करवाएंगे, और जितनी भी पार्टीज़ ने एप्लीकेशंस देनी है, ये पार्टीज़ जो भी चाहती है, सो ये सब एड्रेस वही कोर्ट करेगी। तो इन एप्लीकेशंस को लेकर अगर इन फ्यूचर फर्दर एप्लीकेशंस भी आती हैं, ठीक है, मज़ीद भी कोई इश्यूज़ अराइज़ हो जाते हैं, मज़ीद पार्टीज़ की तरफ से कोई भी एप्लीकेशन होती है जो देनी मकसूद होती है, तो दैट बेसिकली गोज़ टू द सेम कोर्ट। यानी जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, वो सारे मैटर जो कि आर्बिट्रेशन से रिलेटेड हैं, वो उस मैटर को लेकर उसी कोर्ट के पास जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन को डिफ़ाइन किया गया, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब भी उसी कोर्ट के सामने जाएंगी जो ज्यूरिसडिक्शन रखती है और जो उस मैटर को सुन सकती है। आपको किसी और फोरम पर जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी सेपरेट मैटर को लेकर अलग से। यानी अवार्ड जो भी आप फाइल कर सकते हैं वो ज्यूरिसडिक्शन रखती है जो कोर्ट उसके सामने आप अवार्ड फाइल करेंगे, ठीक है, चाहे वो सिविल, फैमिली या किसी भी तरह का हो। आपने सिर्फ ज्यूरिसडिक्शन को जहन में रखना है। फिर जितने भी क्वेश्चंस होंगे इफेक्ट, वैलिडिटी से लेकर एग्जिस्टेंस को लेकर अवार्ड की, ये सब भी वही कोर्ट डिस्क्राइब करेगी। यानी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उस मैटर को लेकर और उससे राइज होने वाली सब्सिक्वेंट मज़ीद एप्लीकेशंस भी उसी कोर्ट में जाएंगी। So this was all about jurisdiction, and in the next video we will move forward with section 32 onwards. Stay tuned and keep watching. Allah Hafiz.